मसोलिनी की बर्थडे पे हिटलर ने मसोलिनी को क्या गिफ्ट दिया था? मसोलिनी की बर्थडे पे हिटलर ने उसे नीचा, फ्रेडरिक नीचा द फिलोसोफर, उसके किताबों का एक सेट उसको गिफ्ट दिया था। इमेजिन द डिक्टेटर्स ऑफ 20th सेंचुरी गिफ्टिंग ईच अदर द बुक्स ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा। वो फिलोसोफर है जिसने कहा था कि खुदा मर चुका है। ये वो फिलोसोफर है जिसने कहा था कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी जो है इंसान को शैकल्स के अंदर, जंजीरों में बंद कर देता है। उसने ये कहा था कि दीन इंसान को, मज़हब इंसान को शैकल्स में बंद कर देता है, जंजीरों में बंद कर देता है। मज़हब इंसान को पावर की तलाश करने से रोक देता है। फ्रेडरिक नीचा एक ऐसा फिलोसोफर था जिसको मिसोजिनिस्ट होने का ताना भी मिला और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैंने उसकी बहुत ही मशहूर किताब बियॉन्ड गुड एंड एविल एक बार पढ़ी और मुझे उसके आइडियाज़ से बहुत जगह पे इख्तलाफ भी हुआ और बहुत सारी जगहों पे नीचा की फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो गया। नीचा ने इस बुक के अंदर बहुत सारी बातें की हैं, जैसे वो बड़े बड़े डिक्टेटर्स को फैसिनेट करता था, बड़े बड़े डिक्टेटर्स उसकी बुक्स को रीड करते थे, पढ़ते थे और उससे इंस्पायर होते थे। तो डेफिनेटली आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नीचा ने किस तरह की फ़िलासफ़ी तश्कील दी थी। सबसे पहले इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स, जो इसकी बुक का पहले चैप्टर का इन्वान है, उसके अंदर उसने दुनिया में जितने भी फ़लसफ़ी गुजरे हैं उन सब के फ़लसफ़े का रद्द पेश किया। चाहे वो रियलिज़म हो, चाहे वो आइडियलिज़म हो, एग्जिस्टेंशलिज़म हो, और किसी भी किस्म का कोई भी फ़लसफ़ा है, उसने सारे फ़लसफ़े को रद्द किया है। इसके इस रद्द की वजह से, इसके इस क्रिटिक की वजह से, मॉडर्न क्रिटिक की वजह से नीचा को मॉडर्न फ़िलासफ़ी का फादर कहा जाता है। एक हिसाब से पोस्ट मॉडर्निस्ट फ़िलासफ़र्स का बाप कहा जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट फ़िलासफ़र्स का सबसे बड़ा अलमिया अगर मैं कहूँ, या फिर उनका सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर लूँ तो वो एक लफ्ज़ में समझाया जा सकता है, वो है कंस्ट्रक्शनिज़म। कंस्ट्रक्शनिज़म एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की जाती है कि जितना भी इल्म दुनिया के अंदर है, जितना भी डेटा दुनिया के अंदर है, वो सारा कंस्ट्रक्ट शुदा है। यानी मिसाल के तौर पर स्किन कलर काला होने पे अगर उसको बदसूरत होने का ताना दिया जाता है तो ये एक फ़िलासफ़ी है, या फिर ये एक कंस्ट्रक्शन है, लोगों का बनाया हुआ एक ख्याल है। और सफ़ेद रंग को, गोरे रंग को अगर लोग पसंद करते हैं या फिर उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो एक ख्याल लोगों का है। लोगों ने एक शुरू से एक बात बनाई है और उसी बात के ऊपर अभी अड़े हुए हैं। या फिर ले लें फॉर एग्जांपल, आपका नाम, जो भी आपका नाम रखा गया है, अगर वो आपके पेरेंट्स कोई और नाम रख लेते तो आज आप उस नाम से जाने जाते। इसी तरह कंस्ट्रक्शनिज्म ये कहता है कि जितना भी इल्म दुनिया के अंदर है, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, फिलोसॉफिकल हो, जिस तरह का भी इल्म हो, वो सारा इल्म एक कंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं लोगों के, वो सारे तख्लीक शुदा हैं, कंस्ट्रक्टेड है, लोगों की थियरीज हैं, तो लोगों की आइडियोलॉजीज़ हैं। तो वो जितने भी इल्म हैं वो सारे इल्म उनको रद्द किया जा सकता है। तो इसी कंस्ट्रक्शनिज्म की वजह से, इसी पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़ी की वजह से बहुत सारे नए उलूम सामने आ गए। उनमें सबसे मशहूर इल्म हमारे पास जो अभी न्यू मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आया है, वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ के ऊपर डिस्कस किया जाता है। और इसी जेंडर स्टडीज़ को देखते हुए आजकल के नौजवानों के अंदर, जेन ज़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, वो ये है कि लोग अपने जेंडर को फ्लूइड समझते हैं जेंडर को। जेंडर फ्लूइड का मतलब यह है कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बन सकते हैं। जेंडर इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेक्सुअल और फिजिकल बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो ये एक कंस्ट्रक्शन है। लोग ये बताते हैं कि जेंडर जो भी, जिस भी बंदे का बचपन में उसको अगर लड़की है उसको लड़की कहा गया है, अगर वो लड़की फील करती है कि शी इज़ लाइक ए मैन और ए गर्ल और ए बॉय और ए कैट और ए डॉग और व्हाटएवर, तो वो डॉग बन सकती है, वो लड़का बन सकती है। पीपल आर इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट, कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसलिए फ्रेडरिक नीचा ने जितने भी फिलोसोफर्स थे उन सब का रद्द पेश किया था। उन सब की फिलोसफी को कहा था कि दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर थॉट। तो इसलिए नीचा को जितने भी मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं और जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो सब उसको पोस्ट मॉडर्निज्म का बाप कहते हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर वो जितने भी फ़लसफ़ी थे उन सब के इल्म को कंस्ट्रक्शनिज्म के बेस पे उन सारे इल्म को रद्द कर देता है। यू विल लाइक इट, द फर्स्ट चैप्टर इज़ रियली गुड। और उसके बाद दूसरे चैप्टर के अंदर नीचा द फ्री स्पिरिट के ऊपर बात करते हुए वो ट्रेडिशनल मोरालिटी जो है उसके ऊपर डिस्कशंस करता है। ट्रेडिशनल मोरालिटी के ऊपर कहता है क्रिश्चियनिटी है और इनलाइटनमेंट है और ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, ये सारे तख्लीक शुदा हैं, इन सबको हम बदल सकते हैं। यानी कहता है कि मोरालिटी, अगर बड़ों का एहतराम करना एक मोरालिटी कहा गया है, तो ये शुरू से एक तख्लीक शुदा बात है। कहीं पे लाजिम नहीं है हर बंदे पे कि बड़ों का एहतराम किया जाए। मैं एक एग्जांपल पेश कर लूँ। लेबल करना, किसी को कोई नाम देना,
या फिर किसी को कोई लक़ब से या फिर किसी उर्फ से किसी को याद करना, ये सारी ट्रेडिशनल मोरालिटी है। ये इंसान को शैकल्स के अंदर, जितने भी हमारे मॉरल्स हैं, जितना भी हमारा कल्चर है, ये सारे कल्चर्स हैं, वो सारे कल्चर्स हमें शैकल्स के अंदर, जंजीरों में बंद कर देता है। इंसान जितने कल्चर ज़्यादा बनाता है, जितना ज़्यादा कल्चरल होता है, इंसान इतना ज़्यादा स्लेव होता जाता है। तो ये एक फिलॉसफी है। नेक्स्ट चैप्टर में विल टू पावर की बात करता है। नीचा पावर का भूखा था। उसने अपनी जितनी भी फिलॉसफी पेश की है, उस सारी फिलॉसफी के अंदर ये बावर कराने की कोशिश की है कि इंसान के अंदर भूख होनी चाहिए, पावर की तड़प होनी चाहिए। लिखते हैं कि विल टू पावर इज द फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। इट सरपासेस सिंपल सर्वाइवल और प्लेजर सीकिंग। जो सिंपल सर्वाइवल की जो इंस्टिक्ट्स है, इंसान अगर कहता है ना कि 9 to 5 जॉब, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 9 to 5 जॉब्स, तो कहता है कि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बहुत ही बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और प्लेजर सीकिंग है। तो इससे इंसान को बढ़ के आगे गुजरना चाहिए, इससे इंसान को आगे गुजरना चाहिए, पावर की तलाश करनी चाहिए, भूख होनी चाहिए पावर की। थोड़ा सा मिले तो उससे मजीद छीनने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज समहाउ डिस्टिंक्ट फिलॉसफी ऑफ फ्रेडरिक नीत्शे। उसके आगे रोल ऑफ फिलोसोफर्स। अब उसने सारे फिलोसोफर्स को रद्द कर दिया और अपना फ़लसफ़ा भी पेश कर दिया। और उसके आगे फ्री स्पिरिट्स के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर फ्री स्पिरिट्स में रोल ऑफ फिलोसोफर्स कहता है कि फिलोसोफर्स को दुनिया में मोरालिटीज़ डिफाइन करने के लिए नहीं भेजा गया। फिलोसोफर्स को कहता है कि वो एक ख़ास मकाम के हामिल कुछ लोग हैं, उनको एक ख़ास मकाम हासिल है और उनको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रेबल स्पिरिट्स और फ्री स्पिरिट्स पेश करने चाहिए। उनको लोगों को फ्री स्पिरिट्स बनाना चाहिए। फिलोसोफर्स आर द फ्री स्पिरिट्स, और उनको कहता है कि वो लोगों के लिए पैगंबर के तौर पर हैं। वो लोगों को इन शक्ल से, इन कल्चर से, इन सोसाइटी के नॉर्म से, इन सारी चीज़ों से लोगों को आज़ाद कर लें। फिलोसोफर्स का काम ये है। यह एक किस्म का एक आइडिया है। और कहता है कि ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स अर्जिंग फॉर्मर टू चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एम्ब्रेस इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। कहता है इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस हासिल होनी चाहिए, हर बंदे को सोच की आज़ादी होनी चाहिए, हर बंदा अपने हिसाब से सोचना चाहिए। तकरीबन नीत्शे के इसी कॉन्सेप्ट के बाद ये जो प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आ गया, LGBTQ का कॉन्सेप्ट आ गया, और उसके साथ जितने भी पोस्ट मॉडर्न फिलोसफीज़ हैं, ये सारी जेंडर फ्लूइडिटी, ये सारे जितने भी हैं रिबेलियस आइडियाज़ जितने भी हैं, वो सारे नीत्शे की तख्लीक है। ऑलमोस्ट सारे नीत्शे की तख्लीक है। उससे आगे एक बात करता है जिससे मुझे इख्तिलाफ भी है, मैं इख्तिलाफ के लिए मैं इतनी हैसियत नहीं रखता, लेकिन वो मोरालिटी को डिफ़ाइन करता है। कहता है कि जितने भी कंपैशनेट, लव और प्यार की, मोहब्बत की और खुलूस की, इखलास की, ये सारी जो मोरालिटीज़ हैं, ये गरीबों की और गुलामों की मोरालिटीज़ हैं। यानी नॉर्मली हमें ये बताया जाता है शुरू से कि इंसान इखलाक से जाना जाता है, इंसान उसके हुस्न सलूक से जाना जाता है, लोगों के साथ अदब से, एहतराम से, प्यार से पेश आना चाहिए। लेकिन नीत्शे कहता है कि ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये जो मोरालिटीज़ हैं, ये जो इखलाकियात हैं, ये गरीबों की हैं और ये गुलामों की इखलाकियात हैं। स्पेसिफिकली लिखते हैं स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी एंड डोमिनेंस, ये तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। कहते हैं कि ताकत, क्रिएटिविटी और डोमिनेंस, डोमिनेंट बनना, दीज आर द मास्टर मोरालिटीज़। और स्लेव मोरालिटीज़ में क्या लिखते हैं? ह्यूमिलिटी, पिटी एंड ओबीडियंस, दीज आर द स्लेव मोरालिटीज़, गुलामों की मोरालिटीज़ हैं। तो ये इस किस्म का एक आइडिया पेश कर लेते हैं। कहते हैं कि जहाँ भी कोई भी बंदा पिस रहा है तो उसको गरीब के बारे में कोई नहीं पूछता है। जब तक तुम्हारे पास पावर है, द पावर एक्चुअली डिफाइंस दैट हु यू एक्चुअली आर एंड व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर आइडियाज़। सब आपको आपके स्टेटस से और आपके मोरालिटीज़ से, आपकी पावर से पहचानते हैं। जैसे पहले उसमें विल टू पावर में एक्सप्लेन करते हैं पहले एक चैप्टर के अंदर कि इंसान के अंदर पावर हासिल करने की तड़प होनी चाहिए। और आगे जाके कहते हैं कि मोरालिटी, पावर की मोरालिटी क्या है? पावर की मोरालिटी इज़ स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और क्रिएटिविटी है, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनना, ये सारी मोरालिटीज़ पावर की है और मास्टर मोरालिटीज़ हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट नीत्शे ने डिस्कस किया है जिसको डायरेक्टली उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिकली करके डिस्कस नहीं किया है, बट जर्मन में एक वर्ड है ओवरमैन के लिए, अबरमंच लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो अबरमंच जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ होता है जो अपनी खुद की मोरालिटीज़ क्रिएट करता है। एक ऐसे बंदे के लिए यूज़ होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, शुरू से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आ रहा है। नीत्शे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आ रहा है। फिलोसोफर्स को रद्द कर दिया, फ्री स्पिरिट बना दिया, फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को डिस्कस कर दिए, उसके बाद स्लेव मोरालिटीज़ एंड मास्टर मोरालिटीज़ उसने डिस्कस किए। अब जाके एक ऐसा आइडिया देता है, समराइज करके एट द एंड ऑफ द बुक अबरमंच का कॉन्सेप्ट देता है। अबरमंच के कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि एक इंसान जो तमाम ट्रेडिशनल मोरालिटीज़ को रिजेक्ट करता है और तमाम फिलोसोफर्स को नहीं मानता, किसी मोरालिटी को नहीं मानता, किसी कल्चर को नहीं मानता, उसको इसने फ्री स्पिरिट कहा। और उसके बाद जाके एक ऐसे इंसान को जो इन सारी चीज़ों को रद्द करके खुद अपनी मोरालिटीज़ क्रिएट करता है, जो अपने हिसाब से जीता है, उसको ओवरमैन कहा है या फिर सुपरमैन उसको कहा है नीत्शे ने, कि वो अपनी अखलाकियात को सामने ला के पेश कर देता है, उसको अबरमंच कहा। तो ये था नीत्शे, बियॉन्ड गुड एंड इविल,
the man who defied God, the man who defied culture, the man who defied religion, the man who defied almost everything that is existing on earth, and gave rise to a new philosophy that is called constructionism, which is the basis to your postmodern philosophy. So this is Friedrich Nietzsche for you, and this is his famous book Beyond Good and Evil. Reading this book, इसमें मुझे बहुत सारे सोर आइडियाज़ मिले, बहुत सारे अजीब से आइडियाज़ मिले जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिले जिनको मैंने पसंद भी किया, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें भी थी. He has written a lot of good things, but I am not in a position again to criticize a philosopher like his towering, his height and his level, right? So I would rather leave it to you and your curiosity कि आप इसको कैसे देखते हैं, और इस बुक को रीड कर लें. Give it a read. It's a wonderful book. Thank you so much.